अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे कि क्या अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं। रात की तारीकी में अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया, किसी का दिल हिला ना किसी को शर्म आई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गुज़िश्ता 15 दिन में 15 रुपए का इजाफा हुआ। अभी कल ही हुकूमती वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 83 करोड़ यूनिट बिजली के बिलों में की गई ओवर बिलिंग का एतराफ किया था। इन भारी भरकम बिजली के बिलों के झटके क्या कम थे कि अवाम के जख्मों पर पेट्रोल छिड़क दिया गया। महंगाई के तूफान में तड़पती अवाम को देखकर किसी का दिल हिला और ना ही किसी को शर्म आई, क्योंकि अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं। नाज़रीन, आज से ठीक 2 साल पहले अप्रैल के महीने में पेट्रोल की फी लीटर कीमत 150 रुपए थी। तब 2 या 3 रुपए कीमत बढ़ने पर ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ हंगामा बर्पा कर दिया करती थी। माजी के ऑपोजिशन लीडर और मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ तो हुकूमत से 70 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का मुतालबा करते थे। मरियम नवाज ने 22 अगस्त 2022 को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें कहा कि मीटिंग में जब पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की बात की गई तो मियां नवाज शरीफ ने यहां तक कह दिया कि 1 पैसे का बोझ भी अवाम पर नहीं डाल सकते। अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो वो इस फैसले में शामिल नहीं, और मियां साहब मीटिंग छोड़कर चले गए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब भी माजी में तनकीद की बहती गंगा में हाथ धोते हुए हुकूमत को खूब शर्म दिलाती थी, लेकिन अब पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे पर ना किसी का दिल हिलता है और ना किसी को शर्म आती है, क्योंकि अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की जिम्मेदारी ही नहीं। तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई हैं। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना, ये आवाम की जेबों को बहुत बड़ा डाका है ये। तेल की जो कीमत है हुकूमत को 70 रुपए फी लीटर फिल फॉर उसमें कमी करनी चाहिए। उससे फायदा क्या होगा? आपकी इन्फ्लेशन कम होगी और आम आदमी को रिलीफ होगा और हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा। आज पेट्रोल की कीमत तारीख की 73 साल की बुलंद तरीन सतह पे 118 रुपए फी लीटर। बिजली भी महंगी, गैस भी महंगी, तेल भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, चीनी भी महंगी। पेट्रोल रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला? नाज़रीन, गुज़िश्ता हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करती थी तो इसे पेट्रोल बम से तशबीह दी जाती थी, लेकिन अब अगर बिजली, गैस या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो मौजूदा हुक्मरान इसे मुश्किल फैसले करार देते हैं। लेकिन इन मुश्किल फैसलों की चक्की में पिसते हुए अवाम को देखकर अब किसी का दिल हिलता है और ना ही किसी को शर्म आती है, क्योंकि अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। अभी कल ही की तो बात है जब अवाम से वोट लेने थे तो 200 यूनिट फ्री बिजली देने के वादे किए जाते थे। आटे के थैले पर नवाज शरीफ की तस्वीर का दिफा करना होता था तो बरमला कहा जाता था कि जब हुकूमत नवाज शरीफ की है तो तस्वीर लगाने में मसला क्या है। लेकिन जब महंगाई के तूफान में घिरे हुए अवाम चीखते चिल्लाते हैं तो उनकी चीखों से ना किसी का दिल दहलता है और ना किसी को शर्म आती है, क्योंकि अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं। ये हम नहीं कह रहे, आप खुद ही सुन लीजिए। नहीं, अब हमारा कोई वादा नहीं है। हमारा जो आवाम से वादे थे वो इस बुनियाद पे थे कि हमें अगर सिंपल मेजॉरिटी मिली, PMLN ने अपनी गवर्नमेंट बनाई मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में, हम वो वादे भी पूरे करते। अब देखें, हमें तो सिंपल मेजॉरिटी लोगों ने नहीं दी, तो अब हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। नाज़रीन, अगर अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं तो अवाम के टैक्स के पैसों पर अयाशी करना और दर्जनों गाड़ियों का प्रोटोकॉल एंजॉय करना क्या हुक्मरानों की जिम्मेदारी है? आज के प्रोग्राम में हम इस अहम सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा कमल शोजब साहिबा, हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से उनके सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब, और हमें सीनियर तज्जियाकार इरशाद भट्टी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये निहाल हाशमी साहब, कल रात को जो कुछ हुआ है, एक जगह आप लोग रोटी 16 रुपए की बेचने का दावा करते हैं कि जनाब पंजाब भर में 16 रुपए की रोटी बिकेगी, दूसरी जगह पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाती है, डीजल की कीमत 8 रुपए बढ़ा दी जाती है। ये क्या कुछ हो रहा है? पहले तो बिजली की कीमत बढ़ती थी, पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी, आप लोग उस वक्त की हुकूमत को डाकू, चोर, तो पता नहीं क्या क्या कुछ कहते थे। अब क्या कहना है इस हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना सिर्फ मैंने देखा आपका दिल हिला, मेरा भी दिल दहल गया। मुझे भी पेट्रोल खरीदना पड़ता है, मुझे भी ये नामुनासिब रवैये पे शर्मिंदगी है। उस वक्त भी गलत हो रहा था 2022 में, और आज भी गलत हो रहा है। मैं एज ए नुमाइंदा ये बात कर रहा हूँ। ये एक मोटरसाइकिल वाले से पूछे, एक सुजुकी चलाने वालों से पूछे, मगर अगर दिल नहीं हिला तो ना ओगरा वालों का हिला, ना पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में बैठे बाबुओं का हिला,
ना फ्री में पेट्रोल लेने वाले सरकारी हुक्मरानों का, आमतौर पर तो कहते हैं कि जी नौकरशाही, नहीं, ये हुक्मरानशाही है। जो इम्पोज करते हैं उनका नहीं हिला दिल, और दिल बाग बाग हो गया जो पेट्रोल बेचते हैं और जो पेट्रोल में कमीशन कमाते हैं। हाँ, मैं यहां तक मोहतरम राणा सनाउल्लाह की बात से इत्तफाक करूंगा कि अगर नवाज शरीफ वजीर आजम होते तो ये बात ना होती। जिन्होंने उनको नहीं बनने दिया उनसे ये सवाल बनता है। नवाज शरीफ जब भी वजीर आजम बने तो उन्होंने लोगों को रिलीफ दिया, ये तो उनसे पूछा जाए जिन्होंने नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं, यानी एक मिनट निहाल साहब, अगर नवाज शरीफ साहब वजीर आजम होते तो ये रात को पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़नी थी? नवाज शरीफ साहब की जो मैनेजमेंट थी वो कमाल की मैनेजमेंट थी, लोगों के दुख को समझते हैं। अब दूसरी बात जो आप आटे की कर रहे थे, तो भाई सिर्फ गवर्नमेंट का और मरियम नवाज और वजीर आजम और वजीरों का काम नहीं है। ये जो नानबाई हैं, ये जो दुकानदार हैं, ये जो फ्लोर मिल है, हम भी अपनी ईमानदारी जो है ना, सिर्फ हुकूमत से ईमानदारी ना मांगे, वजीरों से ईमानदारी ना मांगे, दुकान। निहाल साहब, मैं एक मिनट जरा पंजाब के ऊपर तो बाद में आते हैं ना। आपने तो एक्चुअली एक नया रुख हमें दे दिया है। मियां साहब को वजीर आजम नहीं बनने दिया गया, बनने दिया जाता, आप उनसे जाके सवाल करें। किससे भाई, किसकी बात कर रहे हैं? किसके पास जाऊं इस प्रोग्राम के बाद में, किससे पूछूं? खबर है, आप जानते हैं कि कैसे नहीं बनने दिया गया। जब इमरान खान को मजलूम बनाया जाएगा तो नवाज शरीफ तो जालिम बन के आएगा ना। जब एक ही हफ्ते में 3-3 और एक ही रात में 3-3 फैसले दे दिया जाए, उनसे निशान छीन लिया जाए, उनको कहा जाए कि दुनिया के सबसे मजलूम है और महरूम है, तो एक माहौल, हम सियासी कारकुन है भाई, हम कोई बाबू लोग नहीं, हमें हर वक्त नहीं, यानी एक मिनट, फैसले इमरान खान के खिलाफ आ रहे हैं, साजिश नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हुई है? नहीं आ रहे थे, वो तो मजलूम बनाया जा रहा था ना मेरे भाई। फैसले इसको नहीं कहते हैं, जेल हम लोग काटते हैं, इमरान खान जैसे लोग तो जेल थोड़ी काटते हैं। वो तो वहां पे अच्छा वीवीआईपी। तो निहाल साहब, ये इमरान खान साहब इस वक्त अगर मैं जाऊंगा तो मुझे क्या पर्ल कॉन्टिनेंटल लाहौर में मिलेंगे इस वक्त? नहीं, जहां पे वो मिलेंगे, हम जहां पे मिलते थे और हम लोग जहां पे रहते थे, बनवाड़ में तो रहे ना भाई, खोलियों में रहे ना, अच्छा, डेथ सेल में रहे, तो फिर पता चले कि जेल क्या होता है। अच्छा, आप सोए तो आपको पता चले जेल क्या होता है। नहीं, मैं क्यों जाऊं भाई, मैं ऐसा कोई काम ही ना करूंगा, मुझे जेल जाना पड़े भाई। निहाल साहब, क्यों आप ऐसी बातें कर रहे हैं? कंकर वाली दाल खा ले तो फिर पता लग जाए कि क्या होता है। चले, मैं आता हूं। मैं इस पे कंवल शोजब साहब, ये तो वो कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब के साथ हाथ हो गया है, उनको वजीर आजम नहीं बनने दिया गया, अगर बनने दिया जाता तो ये सब कुछ ना होता। और ये भी एक स्कीम है, इमरान खान साहब को सजाएं दे दी गई, उनको मजलूम बना दिया गया, ये एक सारी स्कीम के तहत हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, थैंक यू वेरी मच। हथ ना पे थू कौड़ी अगर पंजाबी समझते होंगे तो समझ आ जाएगी। मतलब आपने दुनिया जहान के हर बंदे को साथ में ला के देख लिया, लोकल से लेके बैरूनी इस्टेब्लिशमेंट से आपने लंदन प्लान करके डीलिंग करके देख ली, साड़ी गल हो गई। उसके बाद आप तशरीफ ले आए, सारे केस माफ करा लिए। लाहौर एयरपोर्ट पे आपको और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आपको प्रोटोकॉल्स मिले, बायोमेट्रिक की मशीनें वहाँ पहुँच गई, नादरा वाले वहाँ दौड़ते हुए पहुँच गए, हेलीकॉप्टर और जहाज़ तैयार थे, आगे जलसा तैयार था, उसके बाद कबूतर उड़ा लिए। जब आवाम आपके साथ नहीं चली, अब आपके तोते उड़ गए, तो अब आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम है। आप मतलब 50,000 किस्म के आपने झूठे केस बना ली। यही राणा सनाउल्लाह था जो हर दूसरे दिन FIR कटवाता था, इसने हम सब पे FIR कटवाई। यही थे ना वजीर यहाँ के जो इंटीरियर मिनिस्टर था। 16 महीने की हुकूमत जिस वक्त छीनी थी, उससे पहले महंगाई मार्च आप लोगों ने किए थे, तो वो उस वक्त मजलूमियत आपको नजर नहीं आ रही थी कि मजलूमियत किसको आप बनाने जा रहे हैं, या आप लोगों को पता नहीं था कि अवाम का रिएक्शन क्या होना है। अभी सारी तबाही का मलबा इस तरह फेंकने का क्या मतलब है? 17 सीटों से ज्यादा सीटें नहीं जीते नवाज शरीफ, इलेक्शन 2 सीटों से लड़ा है। उसके बाद हमें तो ये पता था कि गाल इन्हीं की हुई है, और नवाज शरीफ साहब भी वजीर आजम का ओथ लेने जा रहे हैं। अगर गेट नंबर 4 पे जाके, एक मिनट आपकी बात मैंने तसल्ली से सुने, अब गेट नंबर 4 से लटक के अगर डीलें आपने की हैं और डील कट करने के बाद वो परफॉर्म ही नहीं कर सके, तो फिर साड़ी गल हो गई वालों की भी, फिर अब आप आपस में मिले ना। ये थोड़ी है कि अब आप फिर हमारे ऊपर सारा मलबा डालें। सबर से सुने, मैंने सुनी आपकी पूरी बात। हम 2 सालों से आपके सारे ड्रामे तमाशे और आपकी साजिशें भुगत रहे हैं, अब आपको भागने नहीं देगी ये आवाम। अब आप बुरे फंसे हैं, क्योंकि आप जब आते हैं, ये नून लीग की हुकूमत जब आती है इस मुल्क पे कहर नाजिल करती है। अभी तो आपने सिर्फ रोटी और डीजल और पेट्रोल का सवाल पूछा, मैं यहाँ दूसरा सवाल उठाती हूँ। रोटी बनती किस चीज से है? गंदम से। तबाही फिर गई किसान की। मेरा ताल्लुक भावलपुर से है, अहमदपुर शर्किया में इस वक्त सारे फसल रख के जो छोटा किसान है वो रो रहा है।
बददुआएं दे रहा है इनको, अवाम इनको बददुआएं दे रही। 3900 रुपीज इन्होंने अभी तक कोई परमानेंट वो फिक्स नहीं की है। गंदम की कीमत 3200-3300 रुपए में भी गंदम नहीं मिल रही है। लोगों की खड़ी फसलों पे बारिश हुई है। बारदाने के लिए भी ऑनलाइन कह रही जी 13 अप्रैल के बाद देना शुरू करेंगे, आप अप्लाई कर लें। 22 अप्रैल के बाद जी प्रोक्योरमेंट शुरू होगी। मुझे बताइए, आपने यहाँ कहत साली करवानी है या फाका करवाना है इस मुल्क में? ठीक। ये जब नून लीग की हुकूमत आई, उठा के स्टैटिस्टिक्स पढ़ के देख लीजिए, हमेशा इन्होंने इस मुल्क में किसान की कमर नहीं तोड़ी, उसका खून नहीं छोड़ा है। भट्टी साहब, आप मुझे बताएं, 16 रुपए की रोटी जो जिस किसान ने गंदम उगाई है उसके साथ क्या इन्होंने जुल्म किया है? उस खातून को उठा के आपने चीफ मिनिस्टर सिफारशी बना दिया, जो टिकटॉक से आगे कभी उसने कोई उसका विजन नहीं है, जिसने अपनी सीट जीती नहीं है, जिसने कभी किसी पब्लिक ऑफिस पे बैठ के काम नहीं किया, उसके ऊपर पूरा सूबा, और उससे ऊपर ये कि शहबाज शरीफ जिसके ऊपर रिपोर्ट आई है, आप रिपोर्ट देखें कोर्ट की, क्या रिपोर्ट आई है फैजाबाद हमले के बाद की, वो जो धरने के बाद की। मैं उस पे भी आने लगा हूं जी। ना अहलियत सारी आई। मैं एक एक करके टॉपिक पकड़ते हैं जी, एक एक करके। किसने बनाया वजीर आज़म? मैं आता हूं आपस में मेरी बात सुने मंसूर जी जी। आपस में म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं। चाचे को बता दिया वजीर आजम, भतीजी बन गई सीएम, और वो नवाज शरीफ तो साथ बैठे हुए थे। किसने मना किया उसको वजीर आजम बनने से? वो कह रहे हैं जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ फैसले दिए उन्होंने किया ये सब कुछ। वो कह रहे हैं इमरान खान के खिलाफ। फॉर्म 47 की हुकूमत बनाने वालों ने नवाज शरीफ को क्यों रिजेक्ट किया? मैंने तो पिछली दफा भी सवाल पूछा था कि अगर 16 महीने की वही तबाही वापस लानी थी तो फिर उस बेचारे की प्लेटलेट्स कस आके उसको क्यों लेकर? मैं आता हूं जी, मैं आता हूं जरा इरशाद भट्टी साहब के पास जाने दे, वो भट्टी साहब वेट कर रहे हैं। भट्टी साहब, इज्जो मंतशा हुआ तो जिल्लो मंतशा, इसको अल्लाह की लाठी कहते हैं। अल्लाह की लाठी। अच्छा भट्टी साहब, वो ये मुझे नया एंगल दिया है और इनसे सवाल है कि आईएमएफ से क्या डीलें की है इन्होंने जो आवाम की गर्दन काटी जा रही है? ठीक है आईएमएफ की डील्स को ओपन करें। ओके भट्टी साहब, ये मुझे नया एंगल मिला है आज। उन्होंने कहा कि जी मियां साहब उनसे जाके सवाल करें जिन्होंने मियां साहब को वजीर आजम नहीं बनने दिया। किसने नहीं बनने दिया भट्टी साहब? किसने वजीर आजम नहीं बनने दिया? ये अब इस पे क्या कहा जाए? यानी एक तरफ ये भी बातें हैं कि 17 सीटें हैं टोटल मुस्लिम लीग नून की, 30 सीटें मैक्सिमम देते हैं। लाहौर के सारे जो तजियाकार है वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब खुद भी हार गए थे यास्मीन राशिद से। और फार्म 45 पर पंजाब हुकूमत है, फार्म 47 पर पंजाब हुकूमत है और फार्म 47 पर मरकज़ की हुकूमत है। ठीक। और अगर इनको नवाज शरीफ साहब को किसी ने नहीं बनने दिया तो ये क्यों भाई को कहा कि आप वजीर आजम बन जाए, क्यों बेटी को कहा कि आप वजीर आला बन जाए? छोड़ देते। बिल्कुल ठीक। कहते कि नहीं बनते हम। नवाज शरीफ साहब को चूंकि आने नहीं दिया जा रहा, नवाज शरीफ साहब को चूंकि बनने नहीं दिया जा रहा तो हम नहीं बनते। क्यों बने हैं इधर, क्यों हुकूमतें संभाली हैं? और अब ये इसका क्या मतलब है कि चूंकि हमें सादा अक्सरियत नहीं मिली, चूंकि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं बने, लिहाजा आप साढ़े ते ना रहना जागदे रहना। ये कोई पहली मरतबा ये कार्रवाई कर रहे हैं ये? अब एक और भी चल रहा है कि नवाज शरीफ साहब को सुना जा रहा है, जो अभी हमारे साफ़ी भाई मिल के आए हैं नवाज शरीफ साहब से, सुना जा रहा है दोबारा रीलॉन्च किया जा रहा है। और वो रीलॉन्च क्या किया जा रहा है? वो इस तरह किया जा रहा है कि सिलेक्टेड जजेस पर तनकीद होगी, सिलेक्टेड इस्टेब्लिशमेंट के लोगों पर तनकीद होगी, इनकलाबी बनना, मतलब चौपड़ियां और दो यार। भट्टी साहब मेरा तो सर एक बेसिक सा सवाल है भाई, ये लड़ाइयां तो पता नहीं कितने सालों से चल रही हैं। मेरा तो अवाम के साथ सवाल है भाई, अवाम का तो सोचें क्या हो रहा है। आपने 200 यूनिट इनको बिजली फ्री देनी थी, यहां पे तो पेट्रोल जो है वो 4-4, 8-8 रुपए की जंपे मार रहा है। किस तरह अवाम को रिलीफ मिलना है? भाईजान उसी पे आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अब क्या कि अपोजिशन भी खुद, हुकूमत भी खुद करें। ऊपर भाई, नीचे बेटी हैं, और लेकिन इनकलाबी भी बनना है। तो ये नहीं चलेगा भाई। अब ये नहीं चलेगा कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, ये आपकी हुकूमत है। PDM 1 आपने कह दिया था ना कि हमारी हुकूमत नहीं है, उसके उस PDM 1 की बदतरीन कारकर्दगी, 76 साल तारीख की बदतरीन हुकूमत, रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी, रिकॉर्ड गुर्बत, और कह के आप ये आए थे कि हम अरस्तू हैं, हम अफलातून हैं, सारे मसाइल का हल हमारे पास है। और फिर आपने किया क्या? आटा सस्ते करने के लिए कपड़े बेच दूंगा, मौलाना साहब एक खास सिमत में फूंके मारेंगे तो मईशत दुरुस्त हो जाएगी। भाई हम तो फकीर हैं, फकीरों की कौन सी चॉइस होती है? मैं जिस गैर मुल्की हुक्मरान को फ़ोन करता हूँ वो कहता है कि पैसे मांगने आ गया है।
हालात पता ही नहीं था हालात इतने खराब जी। है। और ये तो हमारी हुकूमत ही नहीं, ऐसा नहीं है आपकी हुकूमत है। 30 पे आ गए हैं सीटों पे, 17 सीटों पे आ गए हैं, फॉर्म 47 पे आ गए हैं। नवाज शरीफ साहब की खुद सीट मशकूक हो गई है। कभी मुझे तवक्को ही मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये सुनूंगा कि नवाज शरीफ साहब दोनों हल्के हार जाएंगे। लाहौर में हल्का हारेंगे और यास्मीन राशिद जिसने मुहिम नहीं चलाई उससे हारेंगे। यार और भट्टी जो साहब माइनस देखें, करना आया था भट्टी नवाज साहब शरीफ, ये वो माइनस हो गया। ये भट्टी साहब अब आप अपनी सूरत-ए-हाल डिक्शनरी क्या में है? आप भाईजान भट्टी साहब एक मिनट, भट्टी साहब आप अपनी डिक्शनरी में 100 दफा कहते रहे नवाज शरीफ साहब हार गए सर, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो यही कह रहा है ना कि नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के एक MNA हैं, कौमी असेंबली के मेंबर हैं, तो वो उसके आपके मेरे कहने से क्या फर्क पड़ेगा सर? जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम अज कम इतना ही कर दें कि छोड़ दें MNA शिप, कहें कि ये हमारी हुकूमत नहीं है और मैं नहीं बना, या बेटी को कहें कि ना वजीर आला बने। इतना ही कर दें शहबाज शरीफ साहब पर, अगर बस नहीं चलता तो ठीक है, इतना ही कर दें। ठीक है, इतना ही कर दें कि शाहिद खान अब्बासी साहब का सिर्फ 1 मिनट लूंगा, शाहिद खान अब्बासी साहब का मान ले मशवरा, दोबारा कहें कि इलेक्शन करवाओ। भाईजान वो किधर गए जो महंगाई मार्च किया करते थे? वो किधर हैं जिनको 1 रुपया पेट्रोल बढ़ने पर रात को नींदें नहीं आती थी? वो किधर गए जो इमरान खान को महंगाई पर शर्म दिलाते थे और कहते थे पत्थर दिल इंसान ये क्या कर रहा है? और यानी हमारा एहसास आज चीमा जितना ही कर लें, हमारे बच्चों के लिए गवर्नर बलीगो रहमान एक निकाल दें कि हमारे बच्चों की फीसें भी माफ हो जाएं। 31 अफराद को उम्रे पर ले गए, जो PIA की फ्लाइट के साथ इन्होंने किया वो भी आपके सामने है। और जो अभी 4 तनख्वाहों का कमर्शियल बैंकों से कर्जा लेके बोनस दिया है शहबाज शरीफ साहब ने, वो भी आपके सामने है। इनके प्रोटोकॉल देखें, सस्ते तंदूर पे खड़े हैं, पीछे 28 गाड़ियां खड़ी हैं। कोई खर्चे कम किए? कोई इन्होंने अपना एहसास किया कि हमारा मुल्क किस तरह चल रहा है? और फिर सबसे बड़ी बात, किसी से पूछ लें रोड मैप क्या है कर्जों का, कोई पॉलिसी क्या है महंगाई की, बेरोजगारी की, गुर्बत की, किस तरह निकलेंगे इससे? निहाल साहब से जवाब लेते हैं कोई इनके पास एक निहाल साहब से। निहाल साहब ये तो दोनों जो दीगर पैनलिस्ट हैं वो यही सवाल कर रहे हैं कि भाई अगर आप लोगों की हुकूमत नहीं है तो भाई को वजीर आजम क्यों बनाया, भतीजी को वजीर आला क्यों बनाया? छोड़ दें इस चीज को कि भाई नहीं चाहिए ये हुकूमत ऐसी। मैं इरशाद भट्टी साहब को जब सुन रहा था मैंने कहा कमाल कर दिया उन्होंने। उन्हें नजर नहीं आया शहबाज शरीफ के 2 रुपए के रोटी, उन्हें नजर नहीं आया नवाज शरीफ के दौर में तरक्की, उन्हें नजर नहीं आया इमरान खान का 1 सीट, उन्हें नजर नहीं आया इमरान खान ने जो 4 सालों में पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा लिया, उन्हें नजर नहीं आया कि इमरान खान ने अपने वजारत में जब गंदुम भी एक्सपोर्ट करते रहे और चीनी भी एक्सपोर्ट करते रहे, उनको नजर नहीं आया इमरान खान के दौरे में वो और उनकी अहलिया और उनके साबिक हस्बैंड भी जाया करते थे और फौज जफर मौत जाया करती थी। उनको नजर नहीं आया मदीने में लगाने वाले नारे, वो जो कारकुन गए थे उनको नजर नहीं आया इमरान खान 55 पेट्रोल से 155 पे ले गया। उन्हें नजर नहीं आया कि इमरान खान को जब हुकूमत मिली थी तो उस वक्त क्या था, पाकिस्तान में रोटी की कीमत 6 रुपए, और जब इमरान खान गया तो पाकिस्तान में रोटी की कीमत क्या थी, 12-13 रुपए। उनको नजर नहीं आया बेरोजगारी का वो अदवार, उनको नजर नहीं आया वो बदअमनी का वो अदवार, कुछ नजर नहीं आया। भट्टी साहब चाहते हैं हम ऐसे वजीर आजम भाईजान एक जुमला सर, क्या करना बोलो वैया करस्ते ही तो पढ़ना जानता हो, ठीक है, कम से कम उसको अपने लोगों का एहसास हो। ये तो देखे ना मुझे बोलने दे, आपने बोले सर, बोले निहाल भाई, बोले आप बोले। एक तो जो खातून है मेरे पास अजीब और गरीब जबान है, आपको पता है मैं क्रिमिनल वकील हूं, उन्होंने जिस तरह से क़यादत का, जिस तरह से उन्होंने ओए तोए करके बोला, अगर मैं बोलने पे आ जाऊं ये तो किसकी बात कर रहे हैं निहाल साहब, किसकी बात कर रहे हैं आप? जब क़यादत का नाम लिया ये किसकी बात कर रहे हैं आप? टिकटॉकर किसकी बात, आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे कहां से आ गए ये? आप बात किसकी कर रहे हैं निहाल साहब, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? शौजब साहब से कंवल शौजब साहब, अच्छा ना खराब करना हो, ठीक है, अपनी क़यादत को अगर इज्जत करवाना चाहते हैं तो हमारी भी क़यादत का इज्जत से नाम लिया करें। बिल्कुल ठीक है, वरना फिर बड़ा प्रॉब्लम कर दूंगा मैं। बहुत है सबको देखिए, हमाम में कोई, इस हमाम में हमें सबके बारे में हर चीज पता है, ठीक है, सब नंगे हैं, कोई फरिश्ता नहीं है, ठीक है। आप इस तरह की बातें करके, उस जमाने में मुझे याद नहीं जब इमरान खान साहब वजीर आजम हुआ करते थे तो मेरे प्यारे भाई इरशाद भट्टी साहब तो कहते थे मेरे बच्चों का दूध भी चुरा के पी गए। भाईजान मैं देखिए बस मैं इससे आगे मैं बोलना नहीं चाहता, मैं फिर ब्रेक ले लेता हूं यहीं पे, मैं ब्रेक ले सर के मैं अभी आपने कंवल शौजब साहब कोई नहीं कर सकते, ये मैं आपको बड़ा खुला बता रहा हूं सर। क्या फरमा रहे हैं?
लड़ाई झगड़ा में कोई जीत नहीं सकता। नहीं, लड़ाई झगड़ा होना ही नहीं है सर, लड़ाई झगड़ा निहाल साहब करना ही नहीं है, यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। दलाई दे इनको कहा थे, इन्होंने क्या गिनती की नहीं थी वोट को कि इनको पता चला कि 17 सीटें जीती हैं। जाए जाके आप रिकाउंटिंग करवाएं। आप 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस तरह से बातें कर रहे हैं, कौम को आप गुमराह करते हैं, मत करें कौम को। ये किसको अब ये किसको कह रहे हैं आप? ये इरशाद भट्टी साहब को कह रहे हैं, कमल सोजो साहब? इरशाद भट्टी दोनों जवाब देना चाहेंगे। मैं निहाल साहब दोनों जवाब देना चाहेंगे। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मौका देते हैं क़यादत की इज्जत। उन्होंने कहा जी क़यादत की इज्जत करें, क़यादत की इज्जत करवाते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले निहाल हाशमी साहब कुछ नाराज। मैं भी कंटिन्यू करना चाहता हूं भैया, मैं कंटिन्यू। इनको फैदाबाद धरना नजर नहीं आया। देखिए जो जजमेंट दिया था कादी फायज ईसा साहब ने धरना पे, वो काफी है मोर देन। इन्हें वो जो लाहौर में लोगों को पुलिस और लाहौर का मार्का वो इन्हें नजर नहीं आया। लाहौर में जो बच्चों को यतीम किया गया माँ के सामने, वो नजर नहीं आया। यहाँ जो बेरोजगारी वो नजर नहीं आया। फौज जफर मौज पूरे दुनिया से आकर के यहाँ पे स्पेशल असिस्टेंट बने, वो नजर नहीं आया। इंपोर्टेड आते रहे वजीर खजाना, वो नजर नहीं आया। मैं अब जवाब ले लूं सर, मैं जवाब निहाल साहब जवाब तो लेने देना। अरे भाई तजिया करे या पीटीआई के तर्जुमान बन जाए। नवाज शरीफ के बारे में ऐसी बातें मन घड़त कि वो 17 सीटों पे आए थे, वो 30 सीटों पे आए थे। भैया इलेक्शन कमीशन ने कान में आके बताया था। किसने आपको कान में? अच्छा मैं आ रहा हूं सर, मैं दोनों से जवाब तो ले लूं। आप बता दें आप निहाल साहब जवाब तो ले लूं, जवाब तो लेने देना। अब उनका भी तो राइट है। कंवल साहबा क़यादत की इज्जत करे जी, इज्जत के नीचे नहीं कोई बात होगी। अब वो निहाल साहब ने कह दिया मुझसे ज्यादा कोई लड़ नहीं सकता यहाँ पे, इसलिए मेरे साथ लड़ाई करने की कोशिश ना की जाए। कंवल साहब बदतमीज भी क्या जी बदतमीजी किया? फिर बदतमीजी की अगर कोई बात करेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी पीएचडी की हुई है। किस चीज में? हर चीज में। अच्छा जी माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। मैं तो आपको एंडोर्स करती हूँ, वाकई आपने पीएचडी की हुई है, इसी में ही की हुई है। लॉजिक पे आपसे गुफ्तगू नहीं हो रही, आप निहाल से आज निढाल ज्यादा लग रहे हैं। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। आप मरियम साहिबा टिकटॉकर हैं, आप निहाल से निढाल हाशमी ज्यादा लग रहे हैं मुझे आज, क्योंकि आपसे कोई लॉजिक पे बात नहीं हो रही। चले एक एक करके बात करें जी। हम क्रिमिनल्स को क़यादत ना मानते हैं, हम इधर आवाम की आवाज है। आप जरा लॉजिक पे बात सुनिए ना। सच्चाई को फेस करिए। उनका माइक बंद कर दें, क्योंकि निढाल साहब जो है ना, निहाल साहब मौका दीजिए, उनकी बारी है ना बात करने। इनसे बात नहीं आप समझी जाती। देखिए अब मैं आपने निढाल का तो फिर मैं आपके नाम को बना दूं। नहीं बना दूं। आपकी क़यादत ने जमहूरियत पे शबो खून मारा, ढीलें की, और वो रास्ता जो आपकी बीबी बताया करती थी कि मुझे निहाल साहब एक एक करके बात करें ना। आपकी बारी हो गई, उनकी बारी है। निहाल साहब सुनना सीखे। निहाल साहब आपने बदतमीजी में की है, ब्रेक ले लें थोड़ी सी पीएचडी में और बात सुन लें, ताकि आप मजीद बदतमीजी पे बात नहीं कर सकें। थोड़ी ज्यादा बदतमीजी करने के लिए आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। कंवल साहब एक मिनट हटिए, कंवल साहब एक मिनट हटिएगा, कंवल साहब एक मिनट हटिएगा। निहाल साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अपनी बारी में बोलिएगा। आपकी बारी हो गई है, अब कंवल साहबा की बारी है। मैं आपके पास जब आऊंगा आपको भी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है? आप जरा कंवल साहबा की बात सुन रहे थे। जी कंवल साहबा गो अहेड। जी मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ साहब तो वोट देने में मौजूद थे ना, शहबाज शरीफ साहब का वोट डालने के लिए गए हैं, टीवी ने दिखाया, आप सब ने दिखाया, वहां उनका हाथ भी झटकते रहे, उन्हें मुबारकबादें नहीं देते रहे, सलावातें भी सुनाते रहे। तो ऐसी क्या पाबंदी थी? किसने गले में वो तौक डाल दिया कि वोट से ज्यादा किसी और चीज को इज्जत देनी पड़ गई है जबरदस्ती की? क्या वजह है कि उनको घर बंद करके तो सारे 900 पूरे करके तो 31 लोगों का जो पूरा ट्रिप है वो चला गया वहां पे, और जाके उम्रा करके आए, इनको साथ क्यों नहीं लेकर गए? तो ये तो बातें इनकी आपस की है ना कि ये नून से शीन जब निकाला गया है तो आपस में ही कोई डील हुई होगी, या डील के अंदर फर्दर डील की गई है। लेकिन उस सारी डील का फायदा क्या हो रहा है? फायदा तो इस खानदान को हो रहा है, नुकसान किसको? पूरे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। अवाम इस वक्त जितनी पिसी हुई है, मुझे बताइए डीजल की कीमतें जब बढ़ेंगी तो किसान क्या करेगा? ये गंदम उगाने वाला क्या करेगा? ये आगे जिसने कपास उगानी है वो क्या करेगा? डीजल नहीं, लेकिन कंवल साहबा एक मिनट, कंवल साहबा नून लीग, एक सवाल ले लीजिए। नून लीग ये कह रही है, निहाल हाशमी साहब ये कह रहे हैं कि जी आप देखें ना कि पाकिस्तान कितना खुशहाल था 2017-2018 के अंदर। रोटी की कीमत भी कम थी, पेट्रोल की कीमत भी कम थी, डॉलर की कीमत भी कम थी। आप लोगों ने आके जो है वो कहां से कहां चीजों को ले गए।
देखिए अब तो 16 महीने पहले इनका अजाब मुसल्लत रहा है और अब मजीद अजाब की सूरत में सारे मुसल्लत हो गए हैं। वो स्टैटिस्टिक्स पे तो मंसूर आपने हज़ारों सवालात भी किए, प्रोग्राम्स किए, हमने आपको जवाब दिए कि इलॉजिकल जो सवालात ये करते हैं वो तो अगर देखें उससे पहले मेरे वालिद साहब जब छोटे होते थे, वो अयूब खान का दौर था, उस वक्त तो इनसे भी बहुत ज्यादा चीजें सस्ती थी। हाँ। फिर उससे पीछे मुशर्रफ के दौर में चले जाएं तो फिर इन लोगों को लाने की क्या जरूरत थी। हाँ। उस वक्त तो दालें भी सस्ती थी। आपका जो मुझे अच्छी तरह याद है $47 का होता था, तो वो दौर ज्यादा अच्छा नहीं था। फिर ये तो आप कंपैरेटिव में देखते हैं ना कि इस वक्त क्या हिसाब है। लेकिन अब जब ये आए हैं, इनसे पूछे कि ये जो IMF PTI करते थे या PTI IMF करते थे और जी वो सॉवरेनिटी पाकिस्तान की जो है वो दाव पे लगा दी, किस किस्म की डील की है, क्या क्या गिरवी रखा है, कितना मुल्क को बेचने हैं। ठीक है, मुझे बताइए कि अगर DAP की खाद 16,000 रुपए की बोरी किसान ने भरी थी तो आज वो गंदम 3200 रुपए में भी उससे कोई ले नहीं रहा है। क्या मुल्क में फाके नहीं होंगे? हर दफा ये यही करते हैं, इस मुल्क के किसान का खून इस वक्त ज़िबा करते। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि ये पंजाब की नाअहल तरीन हुकूमत जो सिर्फ टिकटॉक पे चल रही है, टिकटॉक पता नहीं क्यों बार बार बीच में आ जाता है, बनाती रहती है। ठीक है, उससे पूछे ना, उनसे पूछिए कि क्या आपके पास पॉलिसी है। और जो नाअहल तरीन शख्स को उठा के, जिसने पहले इनकी अपनी पार्टी के लोगों ने कहा, आपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब की स्टेटमेंट्स चलाएं, मिफ्ता इस्माइल की चलाएं, दानियाल अजीज साहब की चलाएं, सनाउल्लाह की चलाएं, और वो जो छोड़ गए हैं, वो जो फैसलाबाद से जिनको इल्हाम हुआ करते थे कि जी वो सिंबल भी ले लिया जाएगा और सारा कुछ ले लिया जाएगा, जिनको इन्होंने सिंध हाउस से उठाया, राजा रियाज साहब अपने साथ मिला के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया था, राजा रियाज साहब, इनसे पूछिए कि बताइए कि अगर आपने ये 16 महीने में इतनी पहले महंगाई की थी तो फिर अब वही की वही पूरी रिजीम मुसल्लत करने का क्या मतलब? ओके, आ गया। मैं सिर्फ एक यहाँ पर लास्ट बात कहूंगी। देखें मंसूर, मैं डेमोक्रेसी की स्टूडेंट रही हूँ। कल मैंने असेंबली में आसफा भुट्टो को जिस वक्त ओथ उठाते देखा, और उधर से मरियम ने जिस दिन ओथ उठाया था, खुदा की कसम मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। ना पाकिस्तान इस वक्त जमहूरी रहा है, ना यहाँ पे आइन इस वक्त है। इसलिए कि इस वक्त वर्स्ट ये जो जिस तरह मुझे कह रहे हैं ना कि जी हमारी आप जो किबला करके आंखों को चूम के और नहीं, कंवल साहिबा आसफा भुट्टो, कंवल साहिबा आसफा भुट्टो इलेक्शन लड़के आई है ना, की बात करूं, कंवल साहिबा इलेक्शन लड़ा है, कंवल साहिबा कहां लड़ा है? नहीं, इलेक्शन नहीं लड़ा, कौन से सियारे पे लड़ा है? जो उनके ओपोनेंट्स लड़ रहे थे उनको उठवा लिया गया और अनकंटेस्टेड जो है वो इस तरह लाया गया। ये इलेक्शन कमीशन को मैं कहूंगी अल्लाह आपको पूछे। अच्छा चले, अब वो पीपल्स पार्टी का तो कोई रहनुमा नहीं है। इस मुल्क में बदतरीन मिसालें कायम की। चले मैं आता हूं, मैं वापस आता हूं जी, मैं वापस आता हूं। ये जो इन्होंने जमहूरियत का कला कमा किया है, मैं आ रहा हूं, लेवल पे किया। मैं आ रहा हूं। इरशाद भट्टी साहब बैठे हैं, उधर अब्बा जी को प्रेसिडेंट बना दिया, इधर चाचा जी को वजीर आजम बना दिया, और नीचे जो है वो मौज मारो। ओके, इरशाद भट्टी साहब, कोई गरीब पिसा हुआ आवाम है उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। इरशाद भट्टी साहब की भी सुन लेते हैं, उनकी भी कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी भी सुन लेते हैं। इरशाद भट्टी साहब निहाल हाशमी साहब कहते हैं कि भाईजान आपने ये 17 सीटें कहां से बना लिया? आपके कान में किसी ने बताया था? आपने वोट गिने हैं, किस तरह बना लिया आपने 17 सीटें? सर, पहली बात तो ये है कि निहाल भाई को यकीन दिलाएं कि ये आखिरी आदमी होंगे जो इनसे मैं लड़ूंगा। मेरे भाई हैं, बड़े मोहतरम है, इनकी राय का एहतराम है, यही प्यार चाहिए मुझे। और कभी भी ऐसा नहीं कि कोई बदतमीजी तो, और इनसे या किसी भी बड़े से बिल्कुल भी नहीं, मेरे मुझसे उम्र में बड़े हैं बिल्कुल। अच्छा, अब भी आ जाइए वापस लॉजिकल जो बहस है उसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ NA 130 की नशिस्त छोड़कर ज़िमनी इंतखाब के लिए अवाम में जाएं, इनकी जीत मशकूक है। अब ये इरशाद भट्टी ने नहीं कहा। जवेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि मैंने कहा कि मेरे हलके की गिनती कराओ, उन्होंने कहा फिर नवाज शरीफ साहब की करवा लें। अच्छा, फिर उसके बाद क्या आगे आ जाएं राना सनाउल्लाह साहब, कल जो कहा मोहसिन नकवी साहब के हवाले से वो छोड़ दीजिए, जो आज उन्होंने कहा कि ना साडी हुकूमत जे, ना साडे ते रहना, ना असी उन जिम्मेदार। अब मुझे बताएं, मेरा सवाल बनता है कि आप मान लिया अगर निहाल भाई को मेरे कोई भी इमरान खान हुकूमत में महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत पे अगर जो हम प्रोग्राम किया करते थे और तनकीद किया करते थे, तो वो अगर इनको नहीं याद तो कोई बात नहीं, होता है ऐसा। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये तो काबिल थे ना, अरस्तु थे, तजर्बाकार थे, सारे मसाइल का हल इनके पास था। तो क्या डॉलर वहीं रुक गया जहां इमरान खान छोड़ के गया कि ज्यादा हुआ? भट्टी साहब, पेट्रोल वहीं रुक गया कि जहां इमरान खान
छोड़ के गया कि ज्यादा हुआ? भट्टी साहब, आटा वहीं रुक गया या इमरान खान छोड़ के गया कि ज्यादा हुआ? जी जी बोलिए। जरा एक मिनट, मैं आपके लिए एक सिर्फ बात निहाल साहब को बता दूं, फिर आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, आप ही कंटिन्यू कीजिएगा। निहाल साहब, आपको पता है भट्टी साहब ने अभी हालिया दिनों में मुझे एक बात बताई, वो मैं आज आपके साथ शेयर कर देता हूं। वैसे तो वो ऑन एयर हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं। भट्टी साहब ने मुझे बताया कि एक दफ़ा उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर इतनी तनकीद की थी कि इमरान खान साहब ने व्हाट्सएप के ऊपर भट्टी साहब को ब्लॉक कर दिया था उनकी तनकीद की वजह से। और आप कहते हैं कि उनको पीटीआई की या इमरान खान साहब की जो गलतियां हैं वो नजर नहीं आती, मतलब इमरान खान साहब की नाराजगी भट्टी साहब के साथ ऐसी रही है। जी भट्टी साहब, अब आप कंटिन्यू करें। और भाईजान, ये अभी मोबाइल है, ये किसी दिन मैं, आप और निहाल भाई, ये नहीं है कि मैं कभी किसी को सफाई नहीं देता, जो मैं चाहता हूं मैं करता हूं। ये मुझे कह देना हाँ कि ये पता नहीं किसका एजेंट है, मुझे वो भी कबूल है, क्योंकि मैंने तो अपनी बात करनी है ना। अभी वो मैसेजेस मौजूद हैं इमरान खान साहब के जो इतने गुस्से भरे थे और थम्स डाउन मैसेजेस थे, जिनमें एक इतनी तनकीद की, उस वक्त हमें क्या पता था कि बाद में ये भुगतना पड़ना है। हाँ। तो इतनी तनकीद की कि मैंने कहा कि अब आवाम कह रही है इमरान खान साहब के वो 92 का वर्ल्ड कप आप वापस ले लें और जान छोड़ दें। जी हाँ। ये तनकीद का लेवल था उस वक्त हमारा, बुजदार पर और इस पर, बनीगाला पर और उन पर। इस वजह से नहीं कि हमने किसी दिन निहाल साहब को आके सफाई देनी थी, इस वजह से थे कि उस इमरान खान साहब के उस वक्त गवर्नेंस ठीक नहीं थी। अच्छा, अब फिर क्या वहीं रुक गया है सारा कुछ? ये तो तजर्बाकार थे ना। फिर जब बेटी को आप वजीर आला बनाएंगे, भाई को वजीर आजम बनाएंगे, फिर कहेंगे हमारी हुकूमत नहीं है। जब आपके अपने कहेंगे कि आपकी जीत मशकूक है, जब आप आते हैं कि नवाज दो पाकिस्तान, खुशहाली पाकिस्तान, तरक्की पाकिस्तान, और फिर वोट देते हैं ओन चौधरी को अपना कुनबे समेत, और सदर बनाते हैं जरदारी साहब को, और वजीर आजम बनाते हैं शहबाज शरीफ साहब को। यानी आप नवाज शरीफ साहब की जिंदगी में दो डिक्टेटर आए ना, और एक थे ज़िया-उल हक साहब, एक मुशर्रफ साहब, और ज़िया-उल हक साहब के छतर छाया में वो आए और मुशर्रफ साहब से डीलें की। तीसरा था अब भुट्टो, और अब नवाज शरीफ साहब का पुराना देख लें, आज देख लें, जरदारी साहब को वोट दिया, ओन चौधरी को वोट दिया, जिसके बारे में कहते थे ये ड्रग सप्लायर है इमरान खान का जी। और उनको जाके वोट दे दिया। तो कहने का मकसद ये है भाईजान, आज इमरान खान को याद करने से या उनकी बुराइयां करने से वो अपने सारे केस भुगत रहा है, जहां है वहां है, जो पार्टी का हाल है। अब अगर उस करने से आपकी कारकर्दगी बेहतर होती है तो कल से मैं और आप दोनों शुरू कर देंगे। निहाल साहब, आखिरी जुमला भाईजान, यकीन करें निहाल भाई, वाकई अब लगता है कि आप हमारे बच्चों का दूध पी गए। वाकई बिलीव मी, लगता है। आप कभी गली मोहल्लों में जाकर तो देखें क्या क्या झोलियां उठा के दुआएं दे रही है ये कौम। कसम खुदा की नहीं है गुजारा हो रहा। आपका उधर देख लें, किचन का देख लें, बिजली का बिल, गैस का बिल, और ऊपर से सबसे बड़ा दुख, फिर रिपीट कर रहा हूं, इन मसाइल से निकलने का कोई रोड मैप नहीं है हुकूमत के पास, क्योंकि और हुकूमत के अपने कह रहे हैं कि साढ़े तना रहना। निहाल साहब वो कह रहे हैं वाकई आप बच्चों का दूध पी गए हैं सर। और ये वैसे मैं, निहाल साहब जो शुरू में आपने बात कही थी ना कि जी वो चूंकि आपने नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनाया तो इसलिए ये सारा कुछ ये हो रहा है, सर ये नहीं हो रही है, बात हजम नहीं हो रही सर, दिमाग नहीं। आप जरा कुछ और इस पर मुझे समझा सकते हैं तो समझा लें, या आवाम को समझा लें, मुझे ये फॉर्मूला नहीं समझ आया सर। मैं आपको बताऊं, मैं इरशाद साहब के इस बात से बड़ा इत्तेफाक करता हूं कि जनाब बच्चों का दूध पी गए। बच्चों का दूध तो छोड़ें, ये जो हमारे सरकारी बड़े बड़े बाबू हैं, इनसे डर लगता है हमें और आपको। कुछ भी कर सकते हैं, कहते हैं कि पब्लिक सर्वेंट है, मगर सर्वेंट हम लोग हैं। ये जो कई लाख यहाँ पे बरजमान हैं और 1 मिलियन गाड़ियाँ चल रही हैं और मोर देन 1 मिलियन घरों की फ्री की बिजली है, फ्री के पेट्रोल है, ये जब तक नहीं चेंज होंगे पाकिस्तान में कोई चेंज नहीं होगा। बार बार सियासतदान आएगा, मार खाएगा, जाएगा, एक दूसरों से उलझता रहेगा, मीडिया पे हम बरसते रहेंगे। निहाल साहब मुझे समझ नहीं आ रही है, मतलब शहबाज शरीफ साहब का चीको स्लोवाकिया के वजीर आजम है या आपकी जमात के ही वजीर आजम है? मतलब 16 महीने आपके, अभी भी आपके वजीर आजम, आप बात इस तरह कर रहे हैं जैसे पता नहीं किसी और मुल्क के वजीर आजम की बात हो गई है। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि हम घरों में, दफातर में बिजली अब नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं और मेरा बेटा दोनों सुबह जाना है कोर्ट में तो मैं पूछता हूँ कि तुम हाई कोर्ट जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, तो दोनों साथ चलेंगे। बात सारी है कि हमारे यहाँ जिस तरह से अवाम का खून जिस तरह से चूसा है, हमारे यहाँ अफसराने बाला ने
कोई कमी नहीं हुई इनकी गाड़ियों में, प्रोटोकॉल में, बिजली में, उनके टीए यार में। निहाल साहब 31 लोगों को शहबाज शरीफ साहब जहाज में बिठा के लेके जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब का जहाज जो कि इस्लामाबाद के लिए जा रहा है, नक्शा वो इंग्लिश बोलते हैं और वो नक्शे नहीं होते दीवार पे लगा करके दिस वो फिगर्स दिखाते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं। तो ये जो नक्शेबाजी है ये हमारे मुल्क में, दुनिया में शायद सबसे ज्यादा हमारे मुल्क के अफसराने वाला। निहाल साहब एक सवाल ले लें। छोटे ऑफिस में भी जाए, चाय जो है ना, चाय पानी वो चपरासी से लेके। यार निहाल साहब आप मुझे ना अब आप मुझे किसी और वो साइड पे लेके जा रहे हैं। देखिए बात यह है कि आप जहां पे ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, मुझे नहीं पता आप ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहे हैं, शायद आप उनके ऊपर सारे ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, जुडिशरी, सब एवरीवन अक्रॉस द बोर्ड। आप सोच रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? मतलब ये जो भी आपने नाम लिया आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे डरा रहे हैं। नहीं मैं नहीं डरा रहा अल्लाह से भाई, आपके ऊपर पहले तौहीन अदालत लग चुकी है एक दफा, इसलिए कह रहा हूं। मेरा ईमान मतदंजल ना करे, मैं अपने रब से, मैं फाके में रहता हूं, भूखा रहता हूं, मुझे किसी लग्जरी की जरूरत नहीं, मगर मैं डरता हूं सिर्फ अल्लाह से, बंदों से नहीं डरता। और जो हक है, मेरे रसूल ने कहा कि हक बोलो और सच बोलो। इस कौम में हम हक सच नहीं बोलते, इसलिए हम बहुत पीछे चले गए हैं, बहुत पीछे चले गए। एहतराम में हम इतने पीछे चले गए कि बयान करना नाकाबिले बयान है। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ये जो 16 रुपए फिक्स की गई रोटी की कीमत, हमने आज अपनी टीम्स को जरा भेजा। हमने कहा भाई जाके जरा पता तो करें क्या हालात है पंजाब के अंदर, क्या वाकई रोटी 16 रुपए की मिल रही है। और साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी 15 रुपए की रोटी का अनाउंसमेंट कर दिया गया। दोनों जगहों से, खैबर पख्तूनख्वा से भी और पंजाब से भी, हमने आवाम की राय ली है कि क्या सूरत हाल है। दिखाते हैं आपको एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मरियम नवाज साहिबा की जानिब से ऐलान किया गया कि जनाब रोटी 16 रुपए की मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ऐलान किया रोटी 15 रुपए की मिलेगी। दोनों जगहों पे, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, रोटी की कीमत क्या रही है आज के दिन, देखिएगा। रोटी की कीमत 16 कर दी और नान की कर दी है 20। 16 से ज्यादा पैसे नहीं है। रोटी इस वक्त 20 रुपए की मिल रही है। रोटी 20 रुपए दे रहे हैं। 30 रुपए की पिछोरी रोटी दे रहे, 20 रुपए की पंजाबी दे रहे हैं। हुकूमत ने ऐलान तो कर दिया कि 16 रुपए रोटी है, तो लेकिन ये फिर भी 20 रुपए दे रहे। रोटी जो 20 रुपए की, नान भी अभी भी 30 रुपए का, कोई भी नहीं कम किया है। वही रेट पे मिली है जो पुराना रेट है। 20 रुपए की रोटी मिली है, हालांकि कल अखबार में भी है कि 16 रुपए की रोटी है। अभी तो फिलहाल ऐलान ही हुआ है, देखा तो नहीं कहीं पे सस्ती रोटी मिल रही है। कि अगर आपने 16 रुपए की रोटी की है तो सर आप कोई ऐसा सिस्टम भी तो करें ना कि अगर 20 रुपए की रोटी दे रहे हैं उन पर रेट मारे, उनको बताएं। गवर्नमेंट की तो बात ना सुनी गई। मरियम नवाज के तो इन्होंने आर्डर हवा में उड़ा दिए। वो उनको कहते हैं कि आर्डर आए हैं पंजाब गवर्नमेंट, कहते हैं पंजाब गवर्नमेंट, रोटी 20 रुपए की मिलेगी, नान 30 रुपए का मिलेगा। ये जनाब गुजरांवाला और लाहौर की सूरत हाल थी। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जहाँ पे 15 रुपए का ऐलान किया गया, वहाँ पे क्या सूरत हाल है, अब जरा वो भी देखिएगा। रोटी 170-180 ग्राम की थी, 20 रुपए की मिल रही थी, 30 रुपए की कर दी है इनकी मेहरबानी से। सरकारी रेट के मुताबिक रोटी रात को तो नहीं मिल रही थी, रात को तो भी 20 रुपए की थी। रोटी या सरकारी रेट पे नहीं मिल रही, क्योंकि जो रोटी सरकारी रेट है ना उससे महंगी मिली और हल्की रोटी दे रहे हैं। हुकूमत की तरफ से 15 रुपए रोटी का रेट मुकर्रर किए हुए, फिर भी 20 रुपए बेच रहे हैं। ये आवाम बेवकूफ़ होगी, लेकिन आवाम में हर एक बेवकूफ़ नहीं है। कंवल शोजब साहिबा, आपकी जमात की जहाँ पे हुकूमत है वहाँ पे भी यही हालात हैं, सिर्फ इधर पंजाब में भी यही सूरत हाल है, केपी में भी सिर्फ ऐलानात की हद तक है। क्या करे अवाम ऐसे ऐलानात का? मंसूर देखें, अभी जो ये बात कर रहे थे हाशमी साहब, मैं ज़रा उनकी बात को रिस्पॉन्ड भी कर दूं। जो ये ब्यूरोक्रेट्स पे, सिविल सर्वेंट्स पे बहुत अभी बात कर रहे हैं, आपको सिर्फ थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊंगी। इलेक्शन से ज़रा सा पीछे चले जाएं, 2 महीने पहले जब इनकी हुकूमत मौजूद थी, यही 16 महीने की हुकूमत जो लास्ट थी। आपको याद होगा कि माशाल्लाह पूरे पंजाब के जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको अरबों रुपए का बजट था, नहीं पैसे थे नहीं, अरबों रुपए स्पेंड करके उनको फॉर्चूनर्स नई 0 मीटर मंगा के दी गई थी। आई थिंक मैं अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 27 बिलियन लगाया गया था, स्पेशली उनको ये अवार्ड की गई थी। और उसके बाद फिर इलेक्शन के लिए तमाम आरओज के लिए और जो मशीनरी थी वो यही सिविल सर्वेंट्स लगवाए गए। ठीक है, तो ये इतनी तनकीद कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनकी माशाल्लाह उनको वो
क्या कहते हैं सेर कढ़ाई में और वो टोटल मक्खन में वो नहा रहे हैं, दूधों नहा रहे हैं और पुतों फल रहे हैं। इतना खर्चा उनके ऊपर करें। अभी 7 करोड़ का एजाजिया दिया है इलेक्शन कमीशन के लोगों को, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने मेहरबानी की है कि फॉर्म 45 फारिग करके फॉर्म 47 जो है उस पर इतनी ज़बरदस्त हुकूमत बनवाई है। ठीक है। और हमारे जैसे लोगों के हलकों से माशाल्लाह पूरे डब्बे ही चेंज कर दिए थे। तो पहले तो मेरे ख्याल में जाएं अंदर, पार्टी के अंदर ये आवाज़ उठाएं, उनसे पूछें कि ये इतने खर्चे इतने लेविश तरीके से खाली खजाने पे क्यों किए जा रहे हैं। दूसरा जो आपने रोटी की बात की, तो जब अल्ले तल्लों पे पैसे जाएंगे और हुकूमतों के खजाने खाली होंगे तो रेट जो मर्जी आप लगाए रखें। मुझे बता दें, मैं तो खुद जाके, क्योंकि अपने घर की ग्रोसरी वगैरह सारी करती हूँ, मिडिल क्लास से हमारा ताल्लुक है, कौन से फल की कीमत आज तक मजिस्ट्रेट जो सुबह रोटी जो कीमतें निकालते हैं, फ्रूट्स की कीमतें हैं, सब्जियों की कीमतें, बाकी चीज़ों की, कोई एक भी चीज़ अगर मार्केट में उस कीमत में मिलती हो आवाम को, वो कुछ लगाए थे नहीं कंवल साहबा, यहाँ पे तो अब आपकी अपनी हुकूमत भी रही है ना, वो उठवा दिया। कंवल साहबा आपकी अपनी हुकूमत भी तो रही है ना। मैं तो खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूँ, आप लोगों की परफॉर्मेंस क्या है? मैं उसी की बात कर रही हूँ कि कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत स्टॉल्स लगे थे, उस पे सब्जी फ्रूट जो है वो कंट्रोल्ड रेट पे मिलता था। सबसे पहले इनकी हुकूमत ने आके कहते जो नक्शे कौन तुमको नजर आए मिटा दो, सबसे पहले वो खत्म किए कि भाई कोई पता ना चल जाए, याद ना रहे लोगों को। उस वक्त खबरें चलती थी, मंसूर आपको अच्छी तरह याद होगा, 1200 रुपए की अदरक हो गई जी। अब गरीब क्या करे, मेरे घर में तो आज तक अदरक गोश्त पका नहीं है, या अदरक का सालन नहीं पका। अदरक तो इतनी सी डलती है। क्यों नहीं पका? आपके पास सब्जियां फल हर क्यों नहीं पका कंवल साहबा? 600 गुना महंगी हुई हुई है उसके बारे में नहीं। आप देखें ना, आपने जहाँ प्याज इस्तेमाल करनी है, जितना टमाटर यूज करना है, या मेन कोई सब्जी पकानी है, उतनी अदरक तो नहीं डलती ना सालन में। ठीक है, वो भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे ये बता दें कि सुबह जितनी रेट निकलता है, दूध का क्या रेट मिल रहा है मार्केट में, आप बाकी चीजों का रेट बता दें कि क्या उस पर कोई कंट्रोल, जो आपकी मार्केट कमेटीज हैं, जो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स हैं, जो डीसीज और जो इतने जबरदस्त हाथी पाले हैं, इनको जो फॉर्च्यूनर 0 मीटर दी गई थी हमारे टैक्स के पैसों से, ये सुबह को क्यों नहीं निकलते? अब तक तो वो सारे हमारे पे MPO 3 लगाने में बिजी हैं, या सारा दिन जो है वो हमें जेलों में घुसाने के चक्कर में है। हम सारा दिन ATC कोर्ट्स के चक्कर लगा रहे होते हैं। मैं यहाँ जरूर याद कराऊंगी कि आज आलिया हमजा पे और सनम जावेद पे एक और FIR काटी गई है। अच्छा। और फिर उनका जिस्मानी रिमांड लिया गया। मुझे बता दें, ये पेंसिल जितनी उनका साइज है, दोनों कमजोर खवातीन है, वो लाहौर में मौजूद होते हुए सरगोदा में भी थी, मियांवाली में भी थी। मतलब इतनी आपने जो लॉ की और कॉन्स्टिट्यूशन की मौकरी बनाई है इस हुकूमत के अंडर। ये पंजाब पुलिस किसके अंडर है? इन्हीं के अंडर आती है ना। तो रोटी का रेट कौन कंट्रोल करेगा जब सारा दिन तो आप PTI के लोगों को मैं जरा इरशाद भट्टी साहब, ATCs में और इरशाद भट्टी साहब आप बच्चों के दूध पे परेशान है। कंवल शोजब साहबा जो हैं वो हुकूमत में होते हुए, मतलब KP के अंदर उनकी हुकूमत है, वो भी कहती हैं कि जनाब ये सरकारी बाबू जो हैं ये चीज़ों को संभालते नहीं। निहाल साहब भी जो हैं वो सरकारी बाबुओं के हवाले से बात कर रहे हैं। सारे ही नाराज़ हैं। मैं बार बार, मैंने कल के प्रोग्राम में भी पूछा था, आज फिर पूछ रहा हूँ, भाई सारे ही क्यों नाराज़ हैं? कोई एक साइड तो खुश हो, या तो सारे ही नाराज़ हैं, एंकर भी नाराज़ है। क्या वक्त आ गया। वैसे पहली बात तो ये भाईजान के आटा जब 2200 का था मन, उस वक्त रोटी थी 20 रुपए की एक रोटी। आटा पहुंच गया 2800 और 3000 पे मन पे। बिजली और गैस की कीमतें डबल से ट्रिपल हो गई हैं। तो आप मुझे बताएं ये क्यों ड्रामे करते हैं कि 15 की हो जाएगी या 16 की हो जाएगी? नहीं होगी। आप कैंसर का पेशेंट है, उसको 3 पैनाडोल दे के आप बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोकते हैं कि उसकी दर्दें ठीक हो गई हैं। भाई वो कैंसर का पेशेंट है। इस वक्त हमारा जो मुआशी इस्लाहात की ज़रूरत है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर गलत है। आज आपके एहसन इकबाल साहब बता रहे थे कि 1000 अरब जो है वो हमें खसारे में पहले दिन होता है। वफाक जो टैक्स और महंगाई का इस वक्त हाल है, क्या कोई रोड मैप है? कोई भी नहीं है, ना होना है। ये कितनी मरतबा ये ड्रामे हो चुके हैं, ये इस तरह के, ये सस्ती रोटी के, पीली टैक्सी के, और उसके अलावा लंगर खाने, उसके अलावा पनाह गाहें, उसके अलावा सारे। ये वक्ती तौर पे एक रिलीफ है, लेकिन इसका परमानेंट हल क्या है? 25 करोड़ का मुल्क है, पहली बात। सर परमानेंट हल बताया तो है इरशाद भट्टी साहब आपको। भट्टी साहब आपको प्रोग्राम के शुरू में बता दिया था परमानेंट हल क्या, आपने सुना नहीं है। निहाल साहब ने कहा है नवाज शरीफ को वजीर आजम बना दे, सब ठीक हो जाएगा। सर मैं तो इसके लिए भी तैयार हूं
मैं तो निहाल साहब के साथ अपनी गाड़ी में इनको पेट्रोल, मैं अपना ये जान पे खेल के अपना पेट्रोल डलवा के इनको लेके जाता हूँ। नवाज शरीफ साहब को लेके आते हैं, शहबाज शरीफ साहब को कहते हैं कि मेहरबानी करो तुसी इन्होंने बना दो, मसाइल हल करें। और अगर नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन के ही उन्होंने मसाइल हल करने हैं तो इसमें भी देखें ना, वो मौजूद है ना। अब तो माशाल्लाह सारे केसेस खत्म, तायात नाइली खत्म, बच्चे भी आ गए, खुद भी। तो एक आ जाए वजीर आजम हाउस में बैठ जाएं और वो सारा कुछ करें जो वो करना चाहते हैं। तो ये अभी तो ये निहाल साहब से अभी डन करवा, निहाल साहब ऐलान करें। और निहाल साहब से कहना ये एक निहाल साहब से कहना ये है कि सर आप ठीक कह रहे हैं, बाबुओं ने बड़ा बेड़ा गर्क किया हुआ है और बाबू हर तरफ के आप जो इशारा कर रहे हैं। तो सर हमने तो अगर ये अवाम तो आपको वोट देती है ना, आपको मुंतखब करती है, आप अगर वजीर बना लेते हैं, अपने वजीर आजम का हलफ ले लेते हैं और हलफ आइन के तहत ले लेते हैं, तो फिर अब किसने ये करना है, बाबुओं से जान छुड़ानी है, किसने वो भी करवा लेते हैं। निहाल साहब आप सर टीवी पे कर दें, आप ये वजीर आजम साहब तक हम ये क्लिप पहुंचा देंगे। ये मेरी आपको गारंटी है, मैं क्लिप पहुंचा दूंगा। आप उनसे कह दें कि भाईजान आप साइड पे हो जाएं, आप इस्तीफा दे दें वजीर आजम की कुर्सी से, मियां नवाज शरीफ साहब कौमी असेंबली के अंदर बैठे हुए, इनको वजीर आजम बना दें। आप कर दें तजवीज़। देखिए जी, इरशाद भट्टी साहब भी बड़े बामल बाकरदार और बड़े 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 जबरदस्त आदमी, सारे जमाना इनको जानता है। इनके दूध का काफ़ी प्रॉब्लम हो गया। इनको चाहिए कि ये मियाँ साहब से मिलें और मिल करके उनसे गुफ्तगू शनीद करें और रास्ते का तयन कराएं। जो बातें इन्होंने की है वो मेरे दिल के करीब है। आवाम के जो दुख हैं वो हमारे, हम कौन से आसमान से उतर के आए हैं, हम भी डेली कमाने जाते हैं, डेली कमा के लाते हैं। हमें कोई तनख्वाह ना बोनस ना पेंशन, हमें तो पेंशन भी नहीं मिलेगा यार, हम तो सरकार में कभी रहे भी नहीं, ना पेंशन ना तनख्वाह ना बोनस। तो जितने हम सफर कर रहे हैं शायद कम लोग ही सफर करते हैं, मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि रिस्क हलाल मिल जाता है, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। ये तो समझने वाले समझ चुके हैं, जो ना समझे नाड़ी है। नहीं लेकिन सर मसला किस तरह हल होगा मुझे समझ नहीं आई, मसला किस तरह हल होगा? तो आपने अपनी रुदात सुना दी सारी निहाल साहब। नहीं आएंगे जब तक इस मुल्क लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, जब तक आइन की बालादस्ती नहीं होगी। हर इदारे अपने डोमेन में रह के काम नहीं करेंगे, हर इदारे अपने डोमेन में रहें। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, कंवल जोसेफ साहब, इरशाद भट्टी साहब। नाज़रीन, सब इदारे बस अपनी डोमेन में रहें और आवाम भी जो है वो अपनी डोमेन में रहें। अपनी डोमेन से बाहर जाके खरीदारी करने की कोशिश मत करिए, वरना आपके हाथ जल जाएंगे। मेरे ख्याल में सबक आज के इस प्रोग्राम का बस यही है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।